कल के दिन 10 अगस्त 2022 को हमारी राष्ट्रपति महोदया जी ने हमारे नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया है। उनका नाम है उदय उमेश ललित। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। यहाँ पे तो डायरेक्ट लिखा हुआ है प्रेसिडेंट, तो क्या डायरेक्ट प्रेसिडेंट साहब जिनको मन होगा उनको कर देंगे? किस आर्टिकल में अपॉइंटमेंट के बारे में लिखा हुआ है ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद इनके बारे में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में किस किस मैटर पे इन्होंने बात किया था, डिसीजन दिया था, वहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इनका जो बैकग्राउंड है वो कैसा है। जब ये जज थे, क्योंकि 2014 में जज बने हैं, उससे पहले एडवोकेट थे, तो एडवोकेट में इन्होंने कैसा कैसा केस लिया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में देखेंगे कि क्रिटिसिज्म इनका क्यों होता है वो डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में एक कोड डिस्कस करेंगे जो कि बहुत अच्छा सूट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं NCERT जोन। तो कल के दिन इनको अपॉइंट किया गया, 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इनका नाम है उदय उमेश ललित जी। अब क्वेश्चन होता है कि इनका अपॉइंटमेंट होता कैसे। आर्टिकल 124 में इनके अपॉइंटमेंट के बारे में जिक्र किया गया है, लेकिन यहाँ पे सीधा लिखा हुआ कि प्रेसिडेंट साहब अपॉइंटमेंट करते हैं। लेकिन यह प्रोसेस इतना भी आसान नहीं होता। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो हमारे लॉ मिनिस्टर है, हमारे लॉ मिनिस्टर सबसे पहले बात करते हैं जो करेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनसे। जैसे यहाँ पे वो बात किए होंगे NV रमन्ना साहब से। NV रमन्ना से बात किए होंगे, बोले होंगे सर आप अपने सक्सेसर का नाम दे दीजिए, क्योंकि NV रमन्ना सर का कार्यकाल 26 अगस्त को ख़त्म हो रहा है। तो उन्होंने अपने सक्सेसर का नाम दे दिया कि UU ललित ये होंगे हमारे सक्सेसर। तो अब आ गया वो कागज़ किन के पास, वो आ गया हमारे लॉ मिनिस्टर के पास। लॉ मिनिस्टर वो कागज़ आगे पहुंचाएंगे प्रधानमंत्री के पास। प्रधानमंत्री उसको पहुंचाएंगे किन के पास, प्रेसिडेंट साहब के पास। और प्रेसिडेंट मैम क्या करेंगी, उनको अपॉइंट करेगी। और उन्होंने अपॉइंट किया किनको, UU ललित को। तो आप क्वेश्चन उठता है कि किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो 124 में आर्टिकल में लिखा हुआ है। और एक और चीज़, एक जज केस आया था, सेकेंड जज केस, जो कि 1993 में आया था। वहाँ पे बोला गया था कि जो सेकेंड सीनियर मोस्ट जजेज होंगे, सीनियर मोस्ट जजेज वही बनेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सबसे सीनियर मोस्ट होंगे। तो अभी के हिसाब से सबसे सीनियर मोस्ट जज कौन है, अभी के हिसाब से सबसे सीनियर मोस्ट जज होने वाले हैं UU ललित जी। इनका कार्यकाल बहुत कम दिनों का रहने वाला है, सिर्फ 74 दिनों का कार्यकाल रहने वाला है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये सेकेंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो डायरेक्ट एलिवेट किए हैं सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली फ्रॉम द बार, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं जो कि बार से आए हुए हैं। और इससे पहले SM सीकरी साहब भी ऐसे हुए थे, ये 13वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे। इनको मास्टर ऑफ द रोस्टर बोला जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के। कौन केस किनको देना है, कहाँ पे केस, कौन सा केस कौन सी बेंच लड़ेगी, सुनवाई करेगी, ये सब इन्हीं का काम है। अब इन्होंने ये जब जज थे, क्योंकि 2014 में जज बन गए, तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के मेंबर थे। तो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट मैटर, जैसे ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल देना, या एक टेम्पल था श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, उस टेम्पल का एडमिनिस्ट्रेशन पहले एक राजा का संभालता था। क्या नाम था उसका, मतलब रॉयल फैमिली संभालती थी, ट्रावनकोर रॉयल फैमिली। तो इन्होंने बोला कि नहीं, ये फैमिली से ले लिया जाए, एक कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, एक कमेटी उसके अंदर रहेगा इसका एडमिनिस्ट्रेशन। उसके अलावा एक और बहुत ही कंट्रोवर्शियल डिसीजन था बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा, जिसने बोला था कि अगर स्किन टू स्किन टच नहीं होता है ना, तो पॉक्सो एक्ट का प्रावधान नहीं लेगा। तो इन्होंने बोला, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जिस बेंच में थे उन्होंने सीधा सीधा इसको नकारा कि भाई ये गलत है, इसको हटाओ। उसके बाद ये प्रॉपर एक गाइडलाइन बनाना, एक स्ट्रीम लाइन करना चाहते हैं कि डेथ पेनाल्टी के लिए, क्योंकि अभी डेथ पेनाल्टी काफ़ी ज़्यादा जज स्पेसिफिक हो गया है कि जज के बहुत ज़्यादा उसमें रोल होता है कि एक जज सेम को डेथ पेनाल्टी देंगे, सेम केस को नहीं दे सकते। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीम लाइन करना चाहते हैं। इनके बचपन की बात करें तो 1957 में इनका जन्म हुआ था। ये एडवोकेट बने थे 1983 में, और उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया था, और उसके बाद फिर न्यू दिल्ली आए थे। उन्होंने अटॉर्नी, जो हमारे फॉर्मर अटॉर्नी जनरल जी है सोली जे सोराब जी, उनके साथ भी काम किया था।
उसके अलावा मई 2021 से एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी थे ये नालसा के, ये भी बात याद रखिएगा। उसके बाद बहुत से हाई प्रोफाइल, जब एडवोकेट थे ना तो बहुत सारे हाई प्रोफाइल केस लड़ा था, जैसे सलमान खान का केस, अमरिंदर सिंह का केस, वीके सिंह का केस। लेकिन एक केस ने इनको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे क्रिटिसिज्म दिया और इन्होंने कोई गलत नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पे अगर चीफ जस्टिस जज की उसकी बात करें, एडवोकेट की बात करें, तो बस एक बहुत अच्छा रूल माना जाता है कैब रैंक रूल। कोई भी आपको आए, कोई भी आपका एथिक्स क्या बोलता है कि कोई भी आए केस आप लड़ो, ठीक है ना। और यहाँ पे तो इनके बारे में क्रिटिसिज्म क्या होता है कि इन्होंने अमित शाह जी का केस लड़ा था, अमित शाह जी को डिफेंड किया था, और ऐसे केस में डिफेंड किया था जहाँ पे वो बाइज्जत बरी भी होते, वो तो हुए थे, लेकिन जिस पुलिस वालों पे केस था वो भी बाइज्जत बरी हुए थे। उसके बावजूद भी क्रिटिसिज्म हो रहा है, ये सरासर गलत है। क्योंकि फिर ऐसा अगर क्रिटिसिज्म करते हो इसका मतलब आपको अपने न्यायालय पे विश्वास नहीं है, तो आपको अपने न्यायालय पे भरोसा करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बस इतना ही बताना था, बाकी बेसिक चीज़ हमें पता होना चाहिए। और 27 अगस्त से इनका ऑफिस स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए, थैंक यू सो मच।